नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ एनसीईआरटी क्लास 7 की हिस्ट्री बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 8 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन का हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा, ओके। और जिन लोगों को लगता है वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ तो प्लीज़ वो अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है आपके माध्यम के अनुसार मिल सके। ओके दोस्तों, तो चलिए क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज इसका जो है 7th क्लास का लास्ट लेसन 8 नंबर 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटना घटी। आइए, क्या है उसको देखते हैं जरा। आगे दोस्तों, घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखें कि 1765 ईस्वी तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। 1765 दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, बक्सर के युद्ध की बात की घटना बता रही है। और 1765 ईस्वी में ही इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके तहत क्या होता है कि जो बंगाल की दीवानी वगैरह होती है, ये सब दोस्तों ब्रिटिश सत्ता के हाथ में चली जाती है। ठीक है, आगे हम लोग इसको विस्तार पूर्वक पढ़े हैं। क्लास आप लोग जब 8 की बुक में जाएंगे तो उसमें आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, क्लास 8 में जाइएगा, चैप्टर नंबर 2 में आपको वो मिलेगा। चलिए, उसमें एक टॉपिक रहेगा दोस्तों, ब्रिटिश सत्ता का आगमन, ब्रिटिश लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन से रहेगा, उसमें आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ये मानचित्र हमें दोस्तों, आगे ये मानचित्र हमें यह दर्शाता है कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयानंतराल में बड़ी तेज़ी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी मोटे तौर पर 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से 1761 ईस्वी तक, जब पानीपत की तृतीय युद्ध, जिसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, ठीक है, पानीपत का थर्ड वॉर के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग ऊपर फिगर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, दोनों फिगरों को देख लेते हैं। पहले फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें हमारा जो है ये पहला मानचित्र है। 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन हुआ था। इसमें सारे राज्य दिए गए हैं और आप लोग अच्छा से देख सकते हैं। मराठा था, हैदराबाद, और फिर बंगाल, इधर बंगाल में मुर्शिदाबाद, आपका लखनऊ, अवध, ठीक है, इधर जाट क्षेत्र था, इधर मालवा क्षेत्र था आपका, इधर गुजरात था, ठीक है, इधर लाहौर में सिख लोग शासन कर रहे थे। ठीक है, ये आपका मुग़ल साम्राज्य की बाहरी सीमा 1700 ईस्वी तक का है। ठीक है, मुग़ल वंश यहाँ पे अपना आधिपत्य जमाया हुआ था। आगे दोस्तों, ये हम लोग सेकंड फिगर को देख लेते हैं, जो कि हमारा 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्र का है, जो कि आप लोग आराम से देख सकते हैं दोस्तों, जो ऑरेंज पोर्शन में है, ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र हैं, मध्य 18वीं शताब्दी के आसपास का है। ठीक है, देख रहे हैं, इस समय तक जो ब्रिटिश सत्ता इतने ही तक शामिल था, बट इसके बाद धीरे धीरे औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात धीरे धीरे जो है मुग़ल वंश कमज़ोर पड़ जाता है दोस्तों, और उधर आपका मराठा लोग भी अपना सत्ता, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा का भी जो सत्ता होता है दोस्तों, वो धीरे धीरे शिथिल पड़ता चला जाता है, मतलब कमज़ोर होता चला जाता है, जिसके वजह से अंग्रेज़ लोग हावी पड़ने लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोगों का दोस्तों मुग़ल साम्राज्य और परवर्ती मुग़लों के लिए संकट की स्थिति, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग अध्याय 4 में हम लोगों ने पढ़ा था कि मुग़ल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ दोस्तों। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 ईस्वी में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को
क्षमा करिएगा, वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। ठीक है, वश मतलब दोस्तों काबू। ठीक है, वंश मतलब होता है जैसे कि एक आप उसको बोल सकते हैं वंश मतलब आपका जैसे कि आपके दादा उसके दादा, ठीक है, वो परंपरागत वंश चले आते हैं। ठीक है, इस वंश के, ठीक, आप उसमें कर सकते हैं, जनरेशन बोल सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है कठिन हो गया था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, जिसमें दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों का नियंत्रण रखते थे। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों, इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ यानी मजबूत किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे उत्तरी पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों ने विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे। ठीक है, कभी कभी ये विद्रोह जो है बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे। जो मतलब जो भी विद्रोह वगैरह हो रहा था तो उसमें एक कर मतलब जो लोग टैक्स ज़्यादा लेते थे उसके वजह से भी ये ज़्यादा हो गया था। ठीक है, विद्रोह। आगे, और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश में थी। ठीक है, अत्याचार हो रहा था, सत्ता स्थापित करने के लिए अपना अपना शक्ति दिखा रहे थे लोग, अत्याचार कर रहे थे। आगे, अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ, ये भी अहम भूमिका निभाता है। आइए देख लेते हैं। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है। क्या है, आइए देख लेते हैं। बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए हैं। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं या बन रहे हैं। जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है, मतलब कि जिससे वो कर्जा लिया रहता है, उसी के वो चंगुल में फंसा रहता है। आगे, जब तक कि वह साहूकार का कर्जा चुका नहीं देता है। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं, जिनकी उससे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं, और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देगा। ठीक है, चलिए, तिजोरी भी खाली, भरपूर फसल होने के बाद भी कुछ ना मिला। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे, इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। ठीक है दोस्तों, यही नादिर शाह था जिसने मयूर सिंहासन को भी लूटा था। ठीक है, आगे, नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा, मतलब वो लगातार भारत पर आक्रमण करता रहा दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली। और इसके बीच में ही और मराठाओं के बीच में ही पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और ये आपका क्या बोलते हैं, मराठाओं के बीच। आगे, उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। ठीक है, बहुत लूटा था भारत को दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ने। आगे देखते हैं नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, इसको थोड़ा जान लेते हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, एक नज़र इससे देखते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ,
विध्वंस मतलब जो भी नुकसान हुआ, जो भी लोग मरे, ठीक है, विध्वंस का तात्पर्य ये आप लोग लगा सकते हैं, उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया है, ठीक है, प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया है। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया, ठीक है, नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में, ठीक है। आगे, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, जैसे दोस्तों तख्ते ताऊद यानी मयूर सिंहासन, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया ना आपको, मयूर सिंहासन जो कि आपका मुग़ल वंश का एकदम सोच लीजिए कि राष्ट्रीय सिंहासन था, उनका बोल सकते हैं, शाहजहां के काल में वो निर्मित था दोस्तों मयूर सिंहासन, उसको उसने उठाकर ले गया नादिर शाह। आगे देखते हैं, एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। आइए देखते हैं वो क्या है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए, जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता, ठीक है, ये मुग़ल वंश के बारे में बोल रहे हैं। आगे, अलग थलग पड़े लोगों को उनके कानों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया, मतलब उनका कान पकड़ के भगा दिए उनको। आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, भगा दिया, आगे निकाल दिया गया। आगे, दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे, मतलब निर्वस्त्र, ठीक है। और जिनके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला, ठीक है। ये नादिर शाह का दोस्तों खौफ था। आगे देखते हैं, ये ऊपर में हम लोगों का जो चित्र दिया है ना दोस्तों, ये नादिर शाह का 1779 ईस्वी का एक चित्र है, इसको देख लीजिए आप लोग, घोड़े पर कैसे है। आगे देखते हैं, साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमज़ोर बना डाला। किसको? मुग़ल साम्राज्य को, ठीक है। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे, पहला ईरानी, दूसरा तुर्रानी, ठीक है। तुर्क मुल्क के जो थे वो तुर्रानी थे। आगे, काफ़ी समय तक परवर्ती मुग़ल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब तक पैदा हो गई जब दो मुग़ल बादशाहों, फ़र्रुखसियर, जिसको घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, आगे इसके बारे में आपको बताएंगे इसी के समय में, आपका चलिए वो आपके आगे बुक में आएगा, उसको जान दीजिएगा। ये 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक शासन किया है, ठीक है। अंग्रेज़ों को मैग्ना कार्टा देने वाला ये था शासक, ठीक है। फ़र्रुखसियर, घृणित कायर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और दोस्तों आलमगीर द्वितीय, ठीक है। ये दो मुग़ल बादशाह थे जो कि अपमानजनक स्थिति पैदा कर दिए थे, ठीक है। आलमगीर द्वितीय और फ़र्रुखसियर। आगे देखते हैं, फ़र्रुखसियर का दोस्तों, आलमगीर द्वितीय का शासनकाल था वो 1754 से 1759 तक था, ठीक है। आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई, ठीक है। इन दोनों की हत्या हो गई, फ़र्रुखसियर की और आलमगीर द्वितीय की, ठीक। और दो अन्य बादशाहों जिसमें अहमद शाह था जो कि 1748 से 1754 ईस्वी, और शाह आलम द्वितीय दोस्तों जो कि 1759 ईस्वी से 1816 ईस्वी को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। मतलब इन दोनों को क्या किया था, अभिजातों ने क्या किया था दोस्तों, अंधा कर दिया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें तो याद रखिएगा आप लोग, फ़र्रुखसियर और क्या आलमगीर द्वितीय का क्या हुआ था, हत्या हुआ था। और जो दो अन्य मुग़ल शासक थे, ठीक है, परवर्ती मुग़ल शासक, जिसमें आपका नाम क्या है, अहमद शाह था और शाह आलम द्वितीय था, इन दोनों को क्या किया गया था, अंधा कर दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे, मुग़ल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, ठीक है। अपने शक्तियों को लोग और बना लिए, आगे बढ़ा लिए। जैसे दोस्तों अवध, बंगाल और हैदराबाद, ठीक है, इसमें और शक्तिशाली हो गए। आगे अब हम लोग देखेंगे दोस्तों राजपूत, ठीक है। आगे देख लेते हैं राजपूत। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से दोस्तों
अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। ठीक है, सेवारत रहे थे। आगे, बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटीय राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। ठीक है, किसने? जोधपुर के जो राजा अजीत सिंह थे वो भी मुगल दरबार की गुटी राजनीति में क्या किए थे? अपने पैर को फंसा दिए थे। ठीक है, आगे, पैर फंसाना मतलब दोस्तों टांग को मत समझिएगा। ठीक है, मतलब अपने आप को उसमें लगा दिए थे। ठीक है, वो भी शामिल हो गए थे। आगे, इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। ठीक है, सवाई जय सिंह का नाम तो आप लोग जानते होंगे और इनके बारे में भी अच्छे से जानते होंगे दोस्तों। ठीक है, जंतर मंतर का निर्माण इन्होंने करवाया था, याद रखिएगा, सवाई जय सिंह। आगे, बादशाह जहांदार शाह ने 1713 ईस्वी में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, इसको पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग ये फिगर वाला देखेंगे। मिला लिया, आगे देखते हैं, मिला लिया और अपने राज्य में मिला लिया। उसके पश्चात दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। इसने, अंबर ने बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर क्या किया? कब्जा कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं, सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। ठीक है, 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। ठीक है, आगे 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, उससे पहले हमारा है जयपुर के राजा जय सिंह, उनको पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों हम लोग ऊपर जो भी हम लोगों का छूटा है उसको हम लोग पहले देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नादिर शाह तक पढ़ लिए थे। ये हम लोगों का एक फिगर है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। ये चित्र है हमारा एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुखसियर। ठीक है, एक अभिजात है, उसका स्वागत कर रहे हैं फर्रुखसियर। ठीक है, दरबार में। आगे है दोस्तों, ये है हमारा बहुत ही फेमस है चित्तौड़गढ़ का किला है। ठीक है, जो कि राजस्थान का है। ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, स्पष्ट दिखेगा आपको। ठीक है, आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं, ये चित्तौड़गढ़ किला है राजस्थान का। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महलें, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थीं। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी यानी कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है, हम लोग को ये पढ़ना है। एक सेकंड, ऊपर कुछ छूटा नहीं है ना? ठीक, चलिए आगे हम लोगों को पढ़ना है ये जयपुर के राजा जय सिंह। 1732 ईस्वी के एक फारसी वृत्तांत में राजा जय सिंह का वर्णन है। आइए देख लेते हैं। राजा जय सिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। तो याद रखिएगा, जो राजा जय सिंह थे, सवाई जय सिंह, ये 5 वर्ष तक आपके सूबेदार रहे, कहाँ के? आगरा के। और 6 वर्ष तक कहाँ के सूबेदार थे? वो मालवा के थे। तो याद रखिएगा, 11 वर्षों तक इन्होंने शासन मतलब वो किया था, सूबेदार का पद ग्रहण किया था। आगे, उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मेहरानगढ़ किला है, जोधपुर में है मेहरानगढ़ किला। इसको देख लीजिए, कितना भव्य लग रहा है। मेहरानगढ़ किला है ये दोस्तों, जोधपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे थोड़ा राइट हैंड साइड में कुछ लिखा हुआ है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं।
हालांकि ये ब्रैकेट वाला पोर्शन जरूर ही देखना चाहिए। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, मतलब आधिपत्य स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप, महाराणा प्रताप की बात हो रही है दोस्तों। 1572 ईस्वी में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। महाराणा प्रताप ने, ठीक है, महाराणा प्रताप ने आगे, महाराणा प्रताप के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। ठीक है, जयपुर में जंतर मंतर, दोस्तों मैंने बताया ना सवाई जय सिंह के द्वारा बनाया गया। ये देखिए जंतर मंतर का दृश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घूमने लायक है, पर्यटक क्षेत्र है दोस्तों, आप लोग जा सकते हैं। आगे हम लोग सिख पढ़ेंगे, आज़ादी हासिल करना। सिख पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं कि इनके द्वारा कहाँ कहाँ बनवाया गया है सवाई जय सिंह के द्वारा। आगे, अम्बेर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। ठीक है, जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। दोस्तों इसमें मेरा एक ट्विस्ट है कि वाराणसी में, आप लोगों को 4 नाम तो पता होगा, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बट बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जिनको पता था कि वाराणसी में भी जंतर मंतर है। हालांकि इतिहास के विद्यार्थी होंगे तो उन्हें पता होगा, मुझे यकीन है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होगा, बट बहुत लोगों को आज तक नहीं मालूम है कि हमारे बनारस में भी एक जंतर मंतर है, जो कि आपको दशाश्वमेध घाट के आसपास ही मिलेगा। ठीक है, उधर उसी क्षेत्र में है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सिख, आज़ादी हासिल करना, सिख। अध्याय 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। किसकी दोस्तों? खालसा पंथ की, याद रखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना। गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व, मतलब उससे पहले, खालसा पंथ का जब स्थापना नहीं हुआ था उससे पहले और उसके पश्चात राजपूत व मुग़ल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। मतलब वो जो गुरु गोबिंद सिंह थे वो राजपूतों से भी लड़ाई करते थे और आपका मुग़लों से भी लड़ाई करते थे। ठीक है, उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें 1708 ईस्वी में गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर जो थे, आइए उनको देख लेते हैं। 1708 ईस्वी में जब गोविंद जी का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद जो बंदा बहादुर हैं, बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुग़ल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्रों में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। ठीक है, 1715 ईस्वी में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उन्हें 1716 ईस्वी में मार दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, गुरु गोबिंद सिंह 1699 ईस्वी में आपका खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। ठीक है, उसके पश्चात जो है 1708 ईस्वी तक वो मृत्यु की शैया पे लेट जाते हैं। फिर बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा पंथ का मतलब जो है उसके संरक्षण में आ जाता है बंदा बहादुर के, तो वो क्या करता है, मुग़लों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर देता है और गुरु नानक और जो गोविंद सिंह के नामों का जो सिक्का है उसको ढलवाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं कि फिर उसका जो प्रशासन है चलता है सतलुज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्रों में, और उसके बाद 1715 ईस्वी में उनको बंदी बना लिया जाता है बंदा बहादुर को। फिर उसके पश्चात 1716 ईस्वी में उनको मार दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बंदा बहादुर की कहानी थी। आगे हम लोग देखते हैं, 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया, जिसमें हमको 12 मिसल देखने को मिलेंगे। ठीक है, रणजीत सिंह भी दोस्तों उसमें से एक मिसल के सदस्य थे। ठीक है, सुकर चकिया मिसल के सदस्य थे वो। चलिए वो तो आगे आएगा। अभी आगे, इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं जो है दल खालसा कहलाती थी। याद रखिएगा, जो जत्थों और जो मिसल थे, इन दोनों को जब मिलाकर संयुक्त सेना जो होती थी उनको दल खालसा कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के
पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। ठीक है, बैसाखी और दिवाली के पर्वों मतलब त्यौहार पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरमता यानी गुरु के प्रस्ताव, गुरमता याद रखिएगा, गुरमत्ता या गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। ठीक है, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। मतलब 20% वो लोग टैक्स लेते थे। ठीक है, और क्या करते थे बदले में, क्या करते थे, उनकी सुरक्षा करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आप लोगों को चित्र में दिखेगा, ये आपको महाराणा रणजीत सिंह की तलवार दिखेगी। ये देख लीजिए कितना भव्य तलवार है। और ये दोस्तों आपके 10वें गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह हैं घोड़े पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है। ठीक है, शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। दोस्तों ये हार जाता है, अहमद शाह अब्दाली जो है ना, पंजाब में हार जाता है। दिल्ली में तो जीत पाता है, मराठों से भी जीत जाता है, मुगलों से भी जीत जाता है, लेकिन सिखों से हारता है ये। आगे देखते हैं दोस्तों, आएगा। खालसा ने 1765 ईस्वी में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा कर दी। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, पहला पहल बंदा बहादुर ने किया था दोस्तों, फिर उसके बाद 1765 में ये फिर से गढ़ा गया। ठीक है, सिखों को 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 ईस्वी में लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, महाराणा रणजीत सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों मराठा। ऊपर देखें, रणजीत सिंह का दोस्तों फिगर नहीं है, क्षमा करिएगा, हम दिखा नहीं पाएंगे आपको। ठीक है, कभी ऐसा वक्त आएगा जब जिक्र जरूर करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मराठा। उससे पहले हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड में अपना शिवाजी को देख लेते हैं। ठीक है, छत्रपति शिवाजी का रूप चित्र देख लीजिए दोस्तों। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म जो है 1630 ईस्वी में शाहजी और जीजाबाई, याद रखिएगा शाहजी और जीजाबाई, क्षमा करिएगा दोस्तों, ये क्या हो गया, हाँ थोड़ा सा कॉपी हो गया था, क्षमा करिएगा। शिवाजी का जन्म जो है 1630 ईस्वी में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव, याद रखिएगा, के मार्गनिर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मालवा पठारों का अभिवादित मुखिया बना दिया। ठीक है, याद रखिएगा, जावली पर कब्जा जब उन्होंने किया था तो मालवा पठारों का वो अभिवादित मुखिया बन गए। ठीक है, उन्हें बना दिया गया। आगे, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुर्रिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। दोस्तों, चौथ और सरदेशमुखी एक प्रकार का टैक्स था जो कि मराठा के शासनकाल में लिया जाता था। ठीक है, सरदेशमुखी और चौथ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सरदेशमुखी और चौथ क्या है, तो वो एक प्रकार का टैक्स था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अब मराठा साम्राज्य। चलिए हम लोग देख लेते हैं मराठा साम्राज्य को, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 ईस्वी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों जिसमें देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। ठीक है, आगे स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुनबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। ठीक है, आगे शिवाजी ने प्रायद्वीप
में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों हम पढ़ रहे थे तो मेरे माइंड में कुछ चल रहा था कि ऊपर हम लोगों का एक टॉपिक दिया था, ये देखिए आप लोग ध्यान से इसको। शिवाजी 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों जिसमें देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। 1627 में नहीं, 1630 ईस्वी में तो शिवाजी का जन्म हुआ था, तो 1627 कहाँ से आएगा? तो इसको आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये 1630 हो जाएगा। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। ठीक है, आगे 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने सैन्य और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। किसने? मुगलों ने, अरे मराठों ने क्षति पर बहुत नुकसान किए, नाक में दम कर दिए थे दोस्तों। औरंगजेब तो परेशान हो गया था मुगलों इनसे, मराठों से। आगे 1720 ईस्वी के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार मिल गया। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया भी था आपको कि चौथ और सरदेशमुखी एक प्रकार का टैक्स है, वो किस प्रकार का है, उसमें कितना परसेंटेज लगता है, वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। 1737 ईस्वी में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ीं। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई थी मराठा साम्राज्य। ठीक है, इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उनके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। कीमत भी चुकानी पड़ी। आगे हम लोग पढ़ेंगे, मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। ठीक है, जो मराठों का सैन्य अभियान था उनके कारण अन्य शासक भी क्या थे? मराठों के खिलाफ हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे इसके परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 ईस्वी में पानीपत की तृतीय युद्ध मतलब तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। ठीक है, अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। ठीक है, भू राजस्व की मांग की गई। आगे कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1720 ईस्वी के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उन क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। ठीक है, विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। आगे देखते हैं। आगे है उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। याद रखिएगा, उज्जैन जो था वो सिंधिया के हाथ में था और जो होलकर थे वो इंदौर पर मतलब अपना थोड़ा सा उनके मराठों के अंडर में रहकर वो लोग शासन कर रहे थे।
ठीक, आगे ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को शामिल कर लिया। ठीक है, मतलब व्यापार क्षेत्र भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जाट पढ़ने से पहले हम लोगों का जो ऊपर जो भी पॉइंट्स था उसको देख लेंगे। जैसे कि चौथ, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का जो 25% हिस्सा होता था, दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। ठीक है, उनका 25% हिस्सा होता था चौथ का, याद रखिएगा। और सरदेशमुखी क्या था? ये भी एक प्रकार का टैक्स था जो कि दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा था। ठीक है, सरदेशमुखी, और 25% जो था वो चौथ था। ठीक, 2 प्रकार का टैक्स लगता था। आगे दोस्तों, बाजीराव प्रथम, इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते थे, पेशवा बाजीराव विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग जाट लोगों के बारे में पढ़ लेते हैं। इन लोगों का भी अहम भूमिका था। जाट, अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 ईस्वी के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दोनों शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। उस समय दोस्तों औरंगजेब जीवित था। कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे, याद रखिएगा ये वर्ड। जाट जो थे दोस्तों एक समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे, याद रखिएगा। नादिर शाह का जो पुत्र था जवाहिर शाह, उसके पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए और इन सब के बलबूते पर वह मराठों से लड़ा। ठीक, आगे देखते हैं। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा ये फिगर है, बनाई गई थी। जाट भी समाप्त हुआ। आगे हम लोग फिगर, ऊपर एक पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, जाटों के बारे में। उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और इस लेसन को समाप्त करते ही इस क्लास 7 की बुक की हिस्ट्री बुक को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। आगे इसको पढ़ लेते हैं। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी के दौरान भरतपुर जाट राज्य को, आधुनिक राजस्थान में है, संगठित किया। जाट राज्य को संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उनमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। ठीक है, यह है दोस्तों हमारा दीग का राजमहल समूह। ठीक है, 18वीं शताब्दी का दीग का राजमहल समूह। इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बांग्ला गुंबद पर गौर करें। ठीक है, ये जो हमारा बांग्ला गुंबद है दोस्तों, इसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपको दिखेगा, इसको गौर से देखिए। बांग्ला गुंबद है ये। ठीक, ये है दीग का राजमहल समूह।
ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और वो वीडियो में जो भी थोड़ा बहुत गलती वगैरह हुआ होगा तो उसके लिए मुझे दिल से माफ़ करिएगा, ठीक है। और दोस्तों कोशिश किया जाएगा कि और भी सुधार किया जाए, ठीक है। इम्प्रूवमेंट हमेशा ज़रूरी होता है और परिवर्तन ही जीवन का सिद्धांत होता है, ठीक है। तो आगे और वीडियो बनेगा तो और सुधार आएगा, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़ते रहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों शेयर कर दीजिए, क्योंकि 1 के सब्सक्रिप्शन में केवल 12 सब्सक्राइबर और बाकी हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।